हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिसिटी का ये दूसरा चैप्टर है। दूसरा लेक्चर होगा। ठीक है। इस लेक्चर में लास्ट लेक्चर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक पढ़ा था। इस लेक्चर में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे ओम्स लॉ और ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। सो टेक आउट योर पेन पेपर। ठीक है। अपना पेन और पेपर ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं। सो टुडेस क्लास, पहला जो क्लास जो है वो, सो रेडी, स्टार्ट करते हैं। सो आज का क्लास होगा, पहला है कि रिलेशन रिलेशन बिटवीन करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो अभी जो रिलेशन होगा वो होगा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। तो लास्ट लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है कि एवरेज वेलोसिटीज जो इलेक्ट्रॉन एक एंड से, मतलब ये कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टर है, तो इस एंड से इस एंड पे इलेक्ट्रॉन क्या है, एवरेज स्पीड से आता है, एवरेज वेलोसिटी से आता है इधर से इधर की तरफ। ठीक है। इस एंड से इस एंड से एक एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं, इस वेलोसिटी से आता है। और जब आता है तभी करंट बनता है। तो करंट क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये तो कन्वेंशनल है, इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है आपने क्लास 10 में, तो उतना जरूरत नहीं है। तो फ्लो ऑफ चार्ज इस साइड होता है, किसके वजह से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फ्लो करता है। तो जब ये फ्लो करता है तभी करंट बनता है। तो जो करंट बनता है, करंट किधर बनता है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज। एक्चुअली ये क्या है कि कन्वेंशनली इसको ले लिया। पहले लोग सोचते थे, पहले जमाने में जब ये करंट का पहले जब खोज हुआ था, तो पहले सोचते थे कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से करंट होता है, लेकिन बाद में देखा गया कि बट इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। लेकिन वही रह गया, डायरेक्शन वही रह गया, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है वो बदल गया। नेक्स्ट है, तो हमें रिलेशन निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन। करंट इधर की तरफ फ्लो करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका इधर की तरफ, इसके बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है। सो रेडी हो जाओ। ड्रॉ करते हैं एक कंडक्टर। इसके लिए एक कंडक्टर ड्रॉ करते हैं। लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर। कोई भी एक कंडक्टर है, मतलब एक वायर है, जैसे कॉपर का वायर हो, स्टील का वायर हो, या फिर एल्यूमिनियम का वायर हो, सिल्वर वायर हो, कोई भी एक कंडक्टर ले लिया। ठीक है। ऑफ लेंथ एल, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है एल, जिसको हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया, बैटरी, यूजिंग ए बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस माइनस। तो ड्यू टू दिस बैटरी, इस बैटरी की वजह से क्या होगा? इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा। ठीक है। ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रॉन्स, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड विथ ए फोर्स। कितना फोर्स होगा? ई। इस फोर्स से इधर की तरफ मूव करेगा, इतना तो हमको पता ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब ये मूव करेगा तो सपोज इतना लिख लेना है कि कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल which is connected to a battery of potential difference V across the, which develops a potential difference V across the ends of the conductor, due to which the electron starts flowing with a drift velocity। एक drift velocity से आएगा Vd। ठीक है। और इसके वजह से करंट बनेगा, और उस करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। तो सपोज लेट n be the number of electrons per unit volume of the conductor, or per unit volume of the conductor। ओके। तो हम ले लिया कि ये जो कंडक्टर ले, इसके यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है? इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वन मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी ले लो, एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस पूरे कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर कितने होंगे? इज इक्वल टू पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? n इनटू इसका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। यही तो, पर यूनिट वॉल्यूम में n है, तो इसमें इसका वॉल्यूम क्या है?
उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एक पेन का कॉस्ट है 10 रुपया, तो टोटल 10 पेन का कितना कॉस्ट होगा 100 रुपीज, 10 इंटू 10। उसी तरह से इसके यूनिट वॉल्यूम में, मतलब 1 में n है तो पूरे वॉल्यूम में क्या होगा n इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, सपोज इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और इसका लेंथ l है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो है a, उसका लेंथ l है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा, तो वॉल्यूम मिल गया। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना है तो इसमें चार्ज कितना होगा, देयरफॉर टोटल चार्ज inside the electrons inside the conductor, टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर कितना होगा, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ठीक है। तो इसमें चार्ज कितना होगा, कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या होता है N ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज इन ईच इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है N A L, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है E, सो N A L इंटू E, दिस इज द टोटल चार्ज इन दिस कंडक्टर, ठीक है। चार्ज मिल गया। करंट निकालने के लिए क्या चाहिए, चार्ज बाय टाइम। तो देखो कंडक्टर को इस एंड से इस एंड, मतलब L डिस्टेंस कवर करने में कुछ टाइम लग रहा होगा, एक टाइम लग रहा होगा। किस वेलोसिटी से जा रहा है, vd वेलोसिटी से, मतलब ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाता है ना इस साइड में, इधर उधर तो वो जाता है, इधर उधर किससे जाता है थर्मल वेलोसिटी से, बट हमें क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अल्टीमेटली ड्रिफ्ट वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर carrying this electron from this end to this end. So this electron is moving along this direction with the velocity vd, covering a distance l in time t. So what will be the time taken by the electrons, एक टाइम में इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब निकल जाएंगे, तो उतना इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स इसमें है सब निकल जाएंगे, तभी तो समझ में आएगा इतना इलेक्ट्रॉन्स इसमें था, ठीक है। सो टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स t इज इक्वल टू व्हाट, टाइम डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस कितना कवर करेगा l, वेलोसिटी क्या है vd, इतने वेलोसिटी से आ रहा है, टाइम मिल गया, चार्ज मिल गया। सो करंट विल बी व्हाट, देयरफॉर करंट I is equal to charge by time, ठीक है। करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज कितना अभी निकाल लिया, पुट कर दो। चार्ज कितना है N A L E डिवाइडेड बाय टाइम क्या है L डिवाइडेड बाय VD, ये L और ये L कट गया, सो अल्टीमेटली यू गेट N A E और ये VD ऊपर चला जाएगा VD। So you get the relation, with this is the very important relation between current and drift velocity. I is equal to N A E V D, where N is number of electrons per unit volume, A is the area of cross section of the conductor, E charge on each electron, and V D is the drift velocity of the electrons. Okay, so we have derived the relation between, तो हमको डिराइव मिल गया ना रिलेशन, क्या क्या रिलेशन मिल गया, I is equal to N, इसको अच्छे से लिखो तो N E A V D. So this is the relation between drift velocity and करंट और drift velocity का रिलेशन मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको मॉडिफाई करके। एग्जाम में तो न्यूमेरिकल्स आते हैं, यहाँ से ये वाला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आता ही है एग्जाम में। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो vd, तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये बेस में d है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लास्ट वीडियो में देखा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, vd इज इक्वल टू a टाउ, यही था ना, a टाउ एवरेज। तो टाउ एवरेज नहीं लिखे, टाउ ऐसे लिख देते, a टाउ दैट इज हमने लिखा था e by m टाउ। सो इफ वी सब्स्टिट्यूट हियर वी विल गेट करंट एज n e a और vd का वैल्यू क्या है e tau by m। so ultimately what you will get n e into e square a e tau by m। so this is another relation for current, ठीक है। ये और एक रिलेशन है करंट का, I is equal to n e a v d, this is the original relation between
drift velocity and current, and this is another relation which is useful in solving numericals. ठीक है, so आगे बढ़ते हैं, चल रहा है नेक्स्ट। अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। ओम्स लॉ क्या है? बचपन से मतलब क्लास 10 में पढ़ा होगा ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ क्या है कि V प्रोपोर्शनल टू I, ये तो पढ़ा ही होगा ना। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सो विल स्टार्ट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through it, or current flowing through a conductor is directly proportional to current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of a conductor। मतलब ऐसा है ये ओम्स लॉ क्या बोल रहा है। देखो ये ओम्स लॉ तो पढ़ना बहुत, ये नहीं आएगा एग्जाम में। ये वाला जो बोल रहा हूँ ये तो आने वाला नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें तो अलग तरीके से आएगा। क्या आएगा वो पढ़ेंगे, हम सीखेंगे, नया नया सीखने को मिलेगा। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत मजेदार चैप्टर है, डेली लाइफ में यूज करने वाला चैप्टर है ओम्स लॉ। तो क्या बोला है कि जैसे एक कंडक्टर है, इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दिया, ठीक है, एक बैटरी लगा दिया, पोटेंशियल है V प्लस माइनस। तो इसके अक्रॉस करंट फ्लो करेगा, इस तरफ I करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो ये जो I होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा, V प्रोपोर्शनल टू I, that is potential difference across the ends of the conductor is directly proportional to, or current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference between the potential difference across the ends of the conductor provided conditions है। conditions क्या है? provided temperature remains constant, ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। temperature remains constant, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रख के पोटेंशियल को बढ़ाओ तो करंट बढ़ेगा। जितना पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, मतलब पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो करंट 1 एम्पियर, मान लो 2 वोल्ट किया तो 2 एम्पियर, इस तरह से मतलब डबल। ये वैल्यू ऐसा नहीं है, वैल्यू ऐसा मत ले लेना कि 1 वोल्ट में 1 एम्पियर होगा, नहीं। मतलब ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, मतलब 3 है तो 3 होगा। प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड अदर फिजिकल कंडीशंस आल्सो, physical conditions remains constant and other physical remains constant, then only this law is valid, तभी जाके ये लॉ वैलिड है। मतलब ये हर टाइम वैलिड नहीं है कि नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाते जाओ और ओम्स लॉ वैलिड रहेगा, बिल्कुल। ओम्स लॉ वैलिड है तभी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और बाकी जो भी फिजिकल कंडीशंस है वो सब कांस्टेंट रहने चाहिए, तभी potential difference or current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of a conductor। proportionality हटा दो, कुछ कांस्टेंट आएगा R I, where R is your, this R is constant, proportionality constant, और इसका नाम है resistance, इसको कहते हैं resistance, इसका नाम है resistance। so you can write R is equal to V by I, रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट करंट। बट अब यहां से क्या लग रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो, रेजिस्टेंस क्या है इसके बारे में डिटेल्स में मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ ओम्स लॉ के बारे में पढ़ाऊंगा। बट यहां से लग रहा है कि रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड कर रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। बाद में इसके ऊपर एक वीडियो बनेगा रेजिस्टेंस के ऊपर, सिर्फ रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रेजिस्टेंस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको अलग से पढ़ेंगे। अभी ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। सो हियर R is nothing but V by I, R is resistance, इतना समझ में आ गया ओम्स लॉ। अब बात करते हैं ओम्स लॉ को नए तरीके से कैसे डिराइव करना है, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे हम डिडक्शन ऑफ, चल नहीं रहा है ये, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, हेडिंग लगा लो। नेक्स्ट होगा डिडक्शन of Ohm's law using drift velocity। drift velocity का डिडक्शन यूज करके हम डिड्यूस करेंगे, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करके डिड्यूस करेंगे। इसको कैसे डिड्यूस करेंगे, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है VD is equal to
Vd is equal to E tau by m, where E is the charge on electron, E is the electric field, tau is the relaxation time, average relaxation time, m is the mass of the electron. ठीक है, उसके बाद हमको पता है कि E is equal to एक कंडक्टर, जब कंडक्टर का लेंथ L है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो E is equal to क्या होता है, V by L. ये तो लिख सकते हो, ये हमने कहां से लिखा था, dV is equal to minus dE by dr. d is equal to minus dV by dr. E is equal to ऐसे लिखा था ना, E is equal to minus dV by dr, इस तरह से लिखा था. यहाँ पे ये मतलब ये इसी चीज को यहाँ पे हम लिख सकते हैं, नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन बताता है किस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज है इंक्रीज. तो E is equal to V by L. So if you substitute here, what you will get, V E की जगह पे V by L, तो L नीचे आएगा, L M और टाउ रह जाएगा. टाउ क्या है, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम VT. अभी करंट का रिलेशन क्या मिला, करंट का रिलेशन मिला NEAVD, अभी मिला ये. दिस इज द रिलेशन फॉर करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. So if you substitute the drift velocity here, value of drift velocity here, then what you will get, क्या मिलेगा, NEAVD का वैल्यू क्या है, पुट करो, EV tau by LM, ये मिलेगा, मल्टीप्लाई करो इसको. So if you multiply it, N E into E square AV tau divided by LM. So this is what I, this is what current I. ओके, सो यहां से V को एक तरफ ऐसे कर लो, I बाई V, B को इधर लेके आओ, तो यहाँ पे जो जो रेखा उसको लिखो, N E स्क्वायर A टाउ बाई LM. ये सब डिराइवेशंस आते हैं एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है. मतलब लग रहा होगा क्या पढ़ा रहे क्या पढ़ रहे, बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस. कहीं से कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, यही है इस चैप्टर का खासियत. बहुत इजी है ना, कोई कुछ भी तो नहीं है कि फॉर्मूला वही चल रहा है, बट ये कुछ भी पूछा जा सकता है. क्या पूछा जा सकता है पता नहीं, सो हमें सब पढ़ना पड़ेगा. कुछ भी पूछा जा सकता है, इसको उल्टा कर दो. सो इफ वी रिवर्स इट, व्हाट यू विल गेट, V by I इज इक्वल टू व्हाट, N, ये ML ऊपर हो जाएगा, ML डिवाइडेड बाई N E स्क्वायर A टाउ. कुछ ध्यान से देखो इसको, V by I ये क्या मिला, ML N E स्क्वायर A टाउ मिला. तो एक टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, तो रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट रहेगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑब्वियसली कांस्टेंट चीज है. L लेंथ ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट चीज है, मतलब एक कंडक्टर लिया उसका लेंथ जो लिया वही है. M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है. N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट है. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है. मतलब अल्टीमेटली पूरा का पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है. मतलब इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट. V by I इज इक्वल टू क्या है, V by I इज इक्वल टू कांस्टेंट. और इस कांस्टेंट का एक नाम दे देते हैं R, और इसी को हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं. तो यहां से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर V प्रोपोर्शनल टू I, और यही तो ओम्स लॉ है. सो वी हैव डिड्यूस्ड ओम्स लॉ यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करके हमने ओम्स लॉ को डिराइव कर दिया. यहाँ पे ये R कांस्टेंट R है, R लिख दिया. और क्यों कांस्टेंट लिखा, क्योंकि सब तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली ये कांस्टेंट होगा, इसको मैंने R से रिप्रेजेंट कर दिया. उसी R को हमने क्या नाम दिया था, रेजिस्टेंस. ठीक है, सो दिस इज द डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ. अब बात करें थोड़ा और ओम्स लॉ को, थोड़ा आगे फिर जाते हैं. ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बात करेंगे अभी. ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे. ठीक है, सो रफ कर, इसको रफ कर देता हूं मैं, बट यू पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ before going to discuss Ohm's law in vector form, we have to know some terms. जैसे terms क्या है, एक current density, current density, ठीक है. current density को सीखना पड़ेगा. इसको रिप्रेजेंट करते हैं J vector. it is a vector quantity, it is a vector quantity, याद रखिए. current density क्या है, it is the amount, it is defined as the total amount of current
current flowing through a cross section cross sectional area of a conductor a perpendicularly in a direction प्रोवाइडेड, ये यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से लैंग्वेज में लिख देता हूँ. सो करंट डेंसिटी क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया. एक कंडक्टर लिया, उसका एक क्रॉस सेक्शन लिया, उसमें कितना अमाउंट ऑफ करंट, टोटल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो जो कर रहा है, किस तरह फ्लो कर रहा है, प्रोवाइडेड द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एरिया लिख देता हूं, द एरिया इज perpendicular to the direction of current. क्या है? जस्ट यहां से देखो, टोटल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर. इतना याद रखो, बस इतना ये है कि ये टोटल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर. लेकिन कंडीशन क्या है? द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जो एरिया होगा वो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, बस. सो अगर एक कंडक्टर ले लेते हैं, ऐसा ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है, और ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है I, then current density J is nothing but I by A. Current density is nothing but J is equal to I by A. Current density को J से रिप्रेजेंट करते हैं, J is equal to I by A, ठीक है. और ये क्या है? It is a vector quantity. It is a vector quantity. It is a vector quantity. इसका डायरेक्शन क्या होता है? इट इज, इसका जो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा, आई बाई ए करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इट इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही इसका भी डायरेक्शन होगा. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इसका यूनिट क्या है? इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो AM इनवर्स स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. सो दिस इज करंट डेंसिटी. अब करंट डेंसिटी अगर समझ में आ गया तो करंट डेंसिटी बोला कि नॉर्मल है. नॉर्मल, अगर नॉर्मल नहीं है तो क्या होगा? मान लो ये परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है, कि एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है, तो क्या होगा? एरिया का परपेंडिकुलर नहीं जा रहा, देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा? परपेंडिकुलर नहीं जाएगा तो क्या होगा? देख लेते एक बार, ठीक है. सपोज परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है तो क्या होगा? देखना, यहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलने वाला है. ये परपेंडिकुलर नहीं जाएगा तो क्या होगा? सपोज परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है, ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है. अब कैसा क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, देखो, ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है. ये हमने एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन ले लिया. ये सोचो ऐसे नहीं है, थोड़ा ऐसे सोचो, सोचने में क्या जाता है ना, ऐसे. करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. अभी क्या, ये जो ऐसे था ना, अभी ऐसे है, तो अभी ऑब्वियसली करंट के परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसका जो एरिया होगा वो इधर कहीं की तरफ होगा. एरिया इधर की तरफ है, ठीक है ना. मतलब इसने कुछ एंगल, एरिया के साथ कुछ एंगल बनाया है थीटा. किसने? करंट ने कुछ एंगल बनाया है थीटा. तो एरिया को रिजॉल्व करें तो इधर एक कंपोनेंट लिख सकते हैं, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा a cos थीटा, और इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा a sin थीटा. तो यहाँ पे करंट डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? J इज इक्वल टू I बाई, कौन सा लेंगे? अलोंग द डायरेक्शन लेते हैं ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट.
तो यहाँ पे क्या है, a cos थीटा, ये मतलब I को हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, सो I इज इक्वल टू व्हाट, जे डॉट ए। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉस थीटा है, जे ए कॉस थीटा को जे डॉट ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सो यू कैन राइट जे ए इज इक्वल टू जे डॉट ए। सो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से क्या मिला, करंट क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है, तो अल्टीमेटली क्या मिला, स्केलर। सो फ्रॉम हियर यू कैन से, यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो करंट है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ से प्रूफ हो गया ना। सो लास्ट टाइम मैंने बोला था करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसका कुछ और बताया था, यहाँ पे तुमको यहाँ पे भी दिख रहा है करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो नेक्स्ट अब बात करेंगे ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बात करेंगे, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो टुडेज टॉपिक, दिस इज लास्ट टॉपिक, आज की वीडियो में ये लास्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट वीडियो हम रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, एकदम इतना पढ़ेंगे कि मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी बात कर ले ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसका हेडिंग और भी हो सकता है, और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, और क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी दे सकता है, तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और रिलेशन, हेडिंग लगाते रहो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पूछ देगा, या फिर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पूछ देगा, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि रिलेशन बिटवीन current density and electric field, ये पूछ सकता है, ठीक है। सो ये ज्यादातर यही पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तीन तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका मेन हेडिंग क्या है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, या फिर रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको ये करना है, क्या करना है, रिलेशन निकालना है, किसका रिलेशन, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट करो, स्टार्ट कैसे करेंगे वही लिखेंगे हम, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेडिंग लगा लिया, तो हेडिंग लगा लिया तो रब कर देता है इसको, ये सब और वाला हेडिंग जो है वही क्वेश्चन में पूछ देता है। तो देखो जो करंट है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, ये जो डेरिवेशन होगा कहां से स्टार्ट होगा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन से स्टार्ट होगा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, वी नो करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, पता है। अगेन वीडी का वैल्यू भी पता है, वीडी का वैल्यू पता है, वही बार बार वही आएगा, एन ई ए, ये क्या है, ई टाउ बाई एन, पता ही है। सो यू गेट आई इज इक्वल टू एन ई ए, ई स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर ए कैपिटल ई टाउ बाई एम। सो यू गेट आई इज इक्वल टू, यहां से ए को इधर लेके आओ तो क्या लिख सकते हो, आई बाई ए, करंट बाई एरिया, ए क्या एरिया, एन ई स्क्वायर टाउ ई कैपिटल ई बाई एम। इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, आई बाई ए क्या होता है, जे, यही तो पढ़ा था डेफिनेशन, करंट डेंसिटी का डेफिनेशन, करंट पर यूनिट एरिया। सो आई बाई ए इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दो थोड़ा अच्छे से, ई एम, ये पूरे टर्म को एकदम नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे इसके नीचे, तो अल्टीमेटली ऊपर का ऊपर जा रहा है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं एन ई स्क्वायर टाउ, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ क्या है, ये जो है इसके बारे में मैं जब रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में बता दूंगा क्या है। डायरेक्टली यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ जे इज इक्वल टू ई बाई रो, ये रो क्या है, रो एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ इज रेजिस्टिविटी, इसके बारे में मैं रेजिस्टेंस जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी जस्ट एज ए फॉर्मूला यू रिमेंबर दिस,
रो इज इक्वल टू m by ne square. Tau is nothing but resistivity. So you get J is equal to 1 by rho into E. 1 by E, rho is what? Rho is resistivity. Resistivity का opposite होता है conductivity. ये भी डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है। इसको इसके बारे में डिटेल्स में रेजिस्टेंस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में रेजिस्टेंस बनाऊंगा, सो आई विल डिस्कस अबाउट रेजिस्टिविटी, वहां पे इसके पूरा इसका हिस्ट्री बता दूंगा, ठीक है। अभी बस इतना याद रखना है कि J इज इक्वल टू 1 बाई रो का मतलब है सिग्मा, और ये E हो गया। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो, और ये क्या है, कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में नेक्स्ट क्लास में अच्छे से इसके बारे में ही पढ़ना है हमको। रेजिस्टेंस इसीलिए बोला था, रेजिस्टेंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, ठीक है, बट यहाँ पे वो नहीं चाहिए, इसलिए जस्ट एज ए फॉर्मूला वी कैन रिमेंबर दिस, वी हैव यूज्ड एंड वी हैव डिराइव्ड द रिलेशन J इज इक्वल टू सिग्मा E। हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो गया, J इज इक्वल टू सिग्मा E। इसको वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सिग्मा तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। सो इन वेक्टर फॉर्म we can write J vector is equal to sigma E vector, and this is nothing but ये जो एक्सप्रेशन है यही है हमारा ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो दिस लास्ट जो इक्वेशन है वही है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो टुडेस क्लास इज ओवर। तो आज का क्लास हो गया, आज का क्लास छोटा था, हो गया। आज का क्लास हमने कुछ नहीं पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते। क्या पढ़ा? ओम्स लॉ, आसान सा। ओम्स लॉ क्या है पढ़ा, रिलेशन निकाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट का रिलेशन निकाला, ओम्स लॉ पढ़ा। उसके बाद थोड़ा बहुत ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। यहां से न्यूमेरिकल्स बन सकता है, या फिर ये डेरिवेशन, दिस डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि रेजिस्टेंस के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, मतलब 2 वीडियो कम से कम चाहिए होगा रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने के लिए। रेजिस्टेंस को इतना डिटेल से पढ़ाऊंगा कि लाइफ में मजा आ जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ के। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।